बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है। कहा जाता था कि अब मिनी बजट आएगा और उसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2022-23 के असासे और गोशवारों की तफसीलात ना जमा कराने वाले 24 अरकान को नाअहल करार दे दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की मईशत पर असरात मुरतब होंगे? एक बड़े बहरान से तो निकले ना, जहाँ बात ये चल रही थी कि जी IMF के साथ मामला कैसे तय पाते हैं नहीं तय पाते, क्या शराइत होती हैं, तो वो मुआहिदा तय पा गया। लेकिन और ये बिलाशुबा एक बड़ा परेशान कुन सा मोड़ था जिससे हमने गुजरना था और गुजर गए। लेकिन यह है कि ये मुल्क की मईशत का कोई लॉन्ग टर्म इलाज तो नहीं है। ये है कि आप हर दफ़ा लोन लेते हैं, फिर वो इस दफ़ा वो IMF को मेरे ख़्याल से काफ़ी यहाँ से मेहनत भी हुई है, कोई फजिंग वगैरह, कोई नंबर्स की कोई ऊट पटांग चीज़ें नहीं हुई। लेकिन इशू ये है सारा कि इसमें जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो फिर तनख्वाहदार तबके से, और मईशत के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का मसला ये है कि इस वक्त बन नहीं सकती। ये भी एक इशू है साथ साथ, क्योंकि दुनिया में जो हालात इतने तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बन नहीं सकती। लेकिन प्लान ABC तो बन सकता है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर क्या ऑल्टरनेट, मतलब हर इस वक्त ये जब से ये हम बात कर रहे हैं, कई सालों से इस पर बात कर रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है, ये जो 1945 के बाद का सिस्टम है दुनिया में, ये टूट रहा है। और उसके मतलब अब हर जगह बात हो रही है, लेकिन 4-5 सालों से इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये है कि उसमें ये है कि आपको ऑल्टरनेट फिर रास्ते रखने हैं अपने सामने, कि एक तरफ से पाबंदियाँ लगें तो दूसरी तरफ कैसे जाएंगे, दूसरी तरफ से लगें तो तीसरी तरफ, मतलब आपके पास सारे ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। और सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपना खुद एक सिस्टम ऐसा डेवलप करें कि आप बहुत ज़्यादा मुल्कों पर डिपेंडेंट ना हो। और वो तो इससे हम निकल गए इस मामले से। लेकिन मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक अकाउंटेबिलिटी ठीक नहीं होगी। आपको एक छोटी स्मार्ट गवर्नमेंट और उसमें ऐसे लोग जो कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं, लेकिन जो कि कन्विक्टेड हैं मेगा करप्शन का भी असल में अब लफ्ज़ बड़ा छोटा रह गया। ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो मामला जो है वो करप्शन के, और जब तक वो ठीक नहीं होते तो बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर बनना चाहिए। और वो जो प्रोसीजर है, ये जो हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट का बहस चल रही हुई है ना, अपने अपने लोगों के इस पर व्यूज़ हैं, लोग अपने अपने तशरीह कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि कई मुल्क ऐसे हैं जो बहुत हार्ड स्टेट हैं इन रियलिटी, लेकिन उनकी सॉफ्ट इमेज है। आप अमेरिका को देखें ना, अमेरिका में इस वक्त जो वो कर रहे हैं DOGE या वो मेक अमेरिका गिने, तो बड़े सख्त स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्ट स्टेट है। लोग जाना भी ज़्यादा इंप्रेशन चाहिए, अमेरिका बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह गल्फ कंट्रीज़ के अंदर उनके रूल्स बड़े सख्त हैं, लेकिन ये है कि उनका सॉफ्ट इमेज है। हमारे यहाँ ये है कि हमारा इमेज जो है वो बहुत सख्त है दुनिया के सामने, लेकिन वो अंदर आप जाके देखें तो मतलब है कि कोई रूल ऑफ लॉ, सर पैर आगे पीछे आपको चीज़ों का करप्शन, चीनी आ रही है, चीनी जा रही है, चीनी आ रही है, चीनी जा रही है, फंसे हुए लोग। मतलब सीमेंट बन रहा है, सीमेंट आ रहा है, सीमेंट जा रहा है, इसी में फंसे हुए सारे। और वो जो आपकी एलीट है वही मुल्क को रन करती है, वही कवानीन बनाती है, वही तो वो अपने लिए बनाएगी कि मतलब ये मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, उस पर कहना नहीं चाह रहा। लेकिन ये बहरहाल इस वक्त एक बहुत अच्छा काम हुआ है कि हम इससे निकले हैं इस मामले से। और आगे अब बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, KP के हवाले से, पूरे मुल्क के हवाले से एक सूबे का इशू नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर जो सोशल अनरेस्ट है, तो उसको बैठ के किस तरह से हमने बतौर कौम इन मराहिल से गुजरना है। एक मरहले से तो गुजरे, क्या IMF के साथ हो गया मामला, वो एक तलवार थी ना, तो अब बाकी अब उनकी कंडीशंस और वो सारे उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी के बगैर वो मामला आगे नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि एक ये जो कल भी हमने बात डिस्कस की थी, ये बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। ये बिगड़ती जा रही है। और उसके नतीजे में जो पूरी दुनिया में कुछ मामला चल रहे थे, वो कुछ अजब से अंदाज में, बहुत ही अजीब अंदाज में वो जो हैं वो मामलात एक ख़राबी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं।
ये अभी चले गए हैं इसी वक्त फौरी तौर पे। और वो है वो जो सिग्नल एप्लीकेशन की जो चैट है जो लीक हुई थी, और जेफरी गोल्डबर्ग ने उस सिग्नल ग्रुप के अंदर वो मौजूद थे। अच्छा, अब ये जिस दिन से शुरू हुआ, जिस दिन से वो शामिल हुए इसमें 14 मार्च से लेके, और यानी ये जब स्टोरी उन्होंने आई तो इस दौरान जो है वो तो बहुत कुछ हुआ पूरी दुनिया में। अब इशू ये है कि इसमें जो शामिल शख्सियात थीं वो शख्सियात एक जगह पे मौजूद नहीं थी, बल्कि वो सफ़र कर रही थी। मिसाल के तौर पे जो स्टीव विटकॉफ, जिनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है जी, तो वो जब इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं और जवाब दे रहे हैं और सारा कर रहे हैं, तो वो उस वक्त मॉस्को में है, प्रेसिडेंट पुतिन के मॉस्को में वो मौजूद हैं। और वो उन्होंने आज इसकी इल्ज़ाम की तरदीद की है, लेकिन ये है कि वो बहरहाल उस ग्रुप में मौजूद हैं और वो हिस्सा भी ले रहे हैं और वो मॉस्को से कर रहे हैं। अब आप साइबर सिक्योरिटी और ये जो एप्लीकेशंस हैं और मॉस्को में जी। जो लोग रशिया के सिस्टम्स को ज़रा समझते हैं, वो रशिया के अपने सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको किसी सूरत आपके सामने कोई रशिया लीक नहीं होगा, रशिया लीक्स नहीं आएंगी कि जी रशिया की में जो है किसी ने ये खबर बाहर जाके दे दी कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और पुतिन ये कह रहे थे। उनका जो इंटरनल सेटअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से आप असेसमेंट करते रहें बैठ के कि प्रेसिडेंट पुतिन ये कर रहे होंगे, उनके साथ ये आदमी होगा, ऐसे होगा, पूरी जो हालात पिछले चंद सालों से जारी हैं, लेकिन अंदर उनकी सिक्योरिटी इतनी जो है वो उनका पूरा सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि कोई ख़बर भाई। इसी तरह से चाइना को आप देखें कि चाइना में आप गेस करते रहें कि उनकी इकॉनमी ऐसे है, शी जिनपिंग ये सोच रहे होंगे कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसे हो रहा हो, बाहर आप करते रहें, लेकिन उनका जो सिस्टम है अपने आप को फुल प्रूफ रखने का वो इतना ज़बरदस्त है कि इस वक्त ना सिर्फ ये दो मुल्क बल्कि सारी दुनिया के जो लोग, यूरोप में भी बहुत जहाँ पे का वो इसको एक मजाक बन गया कि ये कैसे हुआ कि सिग्नल पे एक एप्लीकेशन पे ये सारी शख्सियत बात कर रही थी। स्टीव विटकॉफ जो हैं इसी दौरान वो सफ़र कर रहे थे मॉस्को का, फिर उसके बाद मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक का, फिर कभी तल अवीव, आगे कतर, दाएँ बाएँ, और वो इस ग्रुप में चैट कर रहे थे। उन्होंने तरदीद की है इस बात की, उन्होंने कहा मुझे तरदीद की है, लेकिन वो बात जो है वो ज़रा आगे बढ़ गई है। दूसरा ये है कि जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबर्ट, उनका ओहदा तो बहुत ही बड़ा है और वो बार बार जो है उनकी आज, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले भी उनकी हियरिंग अभी चल रही है, शायद आज हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने उनकी हियरिंग हो रही थी, वो भी थे, वो थी कैश पटेल और सीआईए जो डायरेक्टर हैं वो थे। तो अब उसमें बात सारी ये है कि ये जो लोग मौजूद हैं ना, यानी पेटे हेग्सेथ जो हैं, या मतलब सेक्रेटरी डिफेंस, या जॉन रेडक्लिफ सीआईए डायरेक्टर, या माइकल वॉल्श ने तो खैर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली सारी, एनएसए ने अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये उन्होंने कहा टीम का कोई मेंबर जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि इनके बारे में बात हुई थी कि शायद इन्होंने ऐड किया है वो जो मतलब बताएं ग्रुप में ऐड इन्होंने किया है जेफरी गोल्डबर्ग को, तो इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो इन्होंने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया। लेकिन बाकी जो लोग हैं ना, तुलसी गैबर्ट जो हैं, जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, जो वो ये सारे सिग्नल पे काम लगी हुई सारी, तो इस दौरान वो इंडिया में है, इस दौरान थाईलैंड में है, और इस दौरान वो जापान में है, और वो वापस ट्रैवल कर रही हैं, और वो रास्ते में वो आज जो हेयरिंग हो रही है, उस हेयरिंग में ये सवाल भी हुआ है कि क्या आप ये इमोजीज भी करती हैं साथ साथ, आप लोग इस तरह बात करते हैं आपस में, इमोजीज और ये और वो। अच्छा, अब इसमें ये हुआ है कि जो इस पूरे गुफप में जब ये सारा वहाँ से हुआ, तो ये यहाँ पे रियाद में इजलास हो रहे थे, यानी दो टीम्स, दो मुतबादिल, अमेरिका यूक्रेन, अमेरिका रशिया, ऐसे ही अमेरिका रशिया की टेक्निकल टीम्स और यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे और बाकी उनके जो उनकी अमेरिका की टेक्निकल टीम्स के साथ बात हो रही। रशिया और अमेरिका
12.5 घंटे मुज़ाकरात चले हैं, 12.5 घंटे। और अमेरिका और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात चले हैं जी। 2 किस्तों में, एक तो पहले और एक बाद में, यानी अमेरिका और रशिया की मुलाकात से पहले अमेरिका और यूक्रेन की मुलाकात 30 मिनट, सही 30 मिनट, और इन 12.5 घंटों से पहले 30 मिनट और 12.5 घंटों के बाद अमेरिका और यूक्रेन की मुलाकात 40 मिनट। उसके बाद वापस जाएं यूक्रेन वाले घर। यानी ये 30 मिनट और 40 मिनट हैं, 2 मीटिंग्स। और एक मीटिंग जो अमेरिका और रशिया की हो रही है वो 12.5 घंटे की हो रही है। और इस दौरान ये खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ पे सिग्नल आगे पीछे, पहले आया कि जी इसमें कोई इसके कोई एलामिये जारी होंगे, फिर मुश्तरका एलामिये रुक गए। अच्छा, फिर उसके बाद 2 वाइट हाउस ने एलामिये जारी कर दिए कि सीज़ फायर हो गया, मान गए सीज़ फायर तो तय हो गया। और मतलब यूक्रेन की तरफ से आया, अच्छा, क्योंकि यूक्रेन से रशिया ने तो बात नहीं की ना, यूक्रेन से अमेरिका ने बात, यूक्रेन ने भी कह दिया अच्छा जी हमें जो है ये ठीक है, मंजूर है मंजूर है मंजूर है। उधर से आ गया कि जी आप हमारी बातचीत हो गई है, 2 उनकी तरफ से बातें आ गई। उसके बाद जनाब आया रशिया का एलामिया। तो वाइट हाउस का एलामिया आप देखें, अगर हम दिखा सकें, या मैं उसको बता देता हूँ, अगर स्लाइड्स हम दिखा दें तो बहुत अच्छा है उस पर स्पेसिफिकली। तो वाइट हाउस के एलामिया आए 2, और वाइट हाउस के जो एलामी हैं वो जो हैं वो कहानी कुछ और बता रहे हैं। वो कहानी तो बड़ी गुड़ी गुड़ी बता रहे हैं कि जी ये जो है ये आउटकम हुआ, दोनों की बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बायोलेटरल टेक्निकल लेवल टॉक्स हुई 23 से 25 तारीख को, और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई फॉलोइंग दो डिस्कशंस। अच्छा जी, और उसमें जो है वो ब्लैक सी बहरे अस्वद के ऊपर जो है मुज़ाकरात बढ़े और आगे बातचीत हुई, और ये वो सारा बड़ी अच्छा उनका जो है वो अच्छा है इसमें। और ये दोनों एग्री कर गए हैं सेफ नेविगेशन के ऊपर। और ये जो है ये रशिया का सेकंड पॉइंट देखें, अमेरिका हेल्प करेगा रशिया की एक्सेस टू द वर्ल्ड मार्केट फॉर एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स, लो मैरीटाइम इंश्योरेंस कॉस्ट, और उनकी पोर्ट्स और पेमेंट सिस्टम को सच ट्रांजिशंस के लिए। यहाँ ये नुक्ता देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका हेल्प करेगा वर्ल्ड मार्केट तक जाने की रशिया को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह बैन होंगी इस पे, एनर्जी की इस पे उस पे, ये सारा होगा, ये हो गया। इसके ऊपर जनाब वो जो है वो यूक्रेन ने भी कहा कि हमने भी कर लिया, ये भी कर लिया वो। उसके बाद जनाब इसी की वजाहत में मजीद आ गया रशिया का एलामिया। रशिया का एलामिया जो है वो इससे मुख्तलिफ है। एक तो उनके चैनल 1 को इंटरव्यू दिया है, वो मैं अभी उस पर बात करता हूँ, लेकिन जो रशिया का एलामिया है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है यही, लेकिन उसमें वजाहत है कुछ चीज़ों की। पहली बात तो उसमें ये है, रशिया का जो एलामिया है वो अगर हम स्लाइड दिखा सकें, 6 है गालिबन, नहीं 6 नहीं है, उनका एलामिया देख लीजिए अगर हमारे पास मौजूद है। ये मेन रिजल्ट्स क्या हैं, यहाँ पे देखें आप। पहले तो यह है कि ब्लैक सी के अंदर इनिशिएटिव हुआ, ये रशिया है, ठीक है। बता वैसे ही लग रहा है ना, नॉन यूज ऑफ फोर्स और ये और वो, बड़ा अच्छा गुड़ी गुड़ी होगा, सारा होगा। अच्छा आगे चलें, आगे जाके अगर आप सेकंड में चले जाएं इसके हम तेजी के साथ, तो ये आपको पता चलेगा कि इसमें जो है ये जरा डिटेल है उसकी। यूनाइटेड स्टेट्स विल हेल्प रिस्टोर एक्सेस फॉर रशियन एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स टू द वर्ल्ड मार्केट, ये वही बात हो गई, ठीक है। और रिड्यूस होगी मैरीटाइम इंश्योरेंस, ये सारा हो गया। पेमेंट सिस्टम ये भी सारा हो गया, कंडक्ट ट्रांजेक्शंस। अच्छा आगे जब चलते हैं तो ये कहानी मज़ीद खुलती है, और वो है कि ब्लैक सी इनिशिएटिव की बात हो गई, ये भी ठीक हो गया। लेकिन थोड़ा सा हम आगे चलें तो हम ज़रा असल बात पे जाएं कि वो जो रशिया ने असल काम करवा लिया है वो ये है कि सैंक्शंस रशिया के ये जो रुजल खौफ बैंक है और दूसरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जाएंगी, और स्विफ्ट जो सिस्टम है दुनिया का उसमें दोबारा रशिया को लाया जाएगा। ये स्विफ्ट सिस्टम को बहुत डिटेल में हम आज से 2 साल 3 साल पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये यानी जो ट्रांजैक्शंस है ना दुनिया भर में, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो 11,000 बैंक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो स्विफ्ट के थ्रू हैं। स्विफ्ट जो है वो उसके थ्रू वो कनेक्टेड हैं,
और स्विफ्ट पे बड़ी डिटेल में बात भी हो चुकी है और इसको डिस्कस भी हम कर चुके हैं सारे। अच्छा, बाकी चीज़ें जो हैं ये सारी इंटरेस्टिंग, ये वही हैं कि शिपिंग हो जाएगा सारा मामला, ये वो एग्रीकल्चर जाएगा, लेकिन असल बात ये है कि स्विफ्ट के अंदर दोबारा उनको लाया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बाद में एक इंटरव्यू आया, जो इंटरव्यू चैनल 1 को दिया, अगर हम 6 स्लाइड दिखा सकें और इसका पूरा हम पढ़ें इसको, तो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लेवरोव, उन्होंने चैनल 1 को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने वही बातें की कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत हमें ज़बरदस्त है, ये सारी बातचीत वगैरह हुई है, लेकिन यह है कि इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बात यह है कि अभी इसके ऊपर फौरी तौर पे अमल दरामद सिर्फ उस हद तक हुआ है जहाँ तक यह है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम टैक्स नहीं कर रहे। जब ये तय आ जाएंगी चीज़ें, यानी सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी रशिया के ऊपर से, स्विफ्ट सिस्टम के अंदर वापस लाया जाएगा, ठीक है, रशिया को। अच्छा, ये SPFS के नाम से अपना सिस्टम भी रशिया ने बना लिया हुआ था पहले ही स्विफ्ट के अगेंस्ट। इसमें 2000 बैंक हैं, लेकिन वो जो पैरेलल पेमेंट सिस्टम था, ये बैंकिंग दुनिया की 11,000 बैंक आपस में इंटरलिंक, बेल्जियम बेस्ड स्विफ्ट, ये 1973 से काम कर रहा है। डिटेल हर एक को पता है। स्विफ्ट सिस्टम ये जो आप ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, और ये जो क्रेडिट कार्ड और मास्टर और वीज़ा और ये सारा जो दुनिया की बैंकिंग सिस्टम आपस में जिस तरीके से करते हैं लीगली, स्विफ्ट से निकाल दिया था उनको। तो उनका एक अपना पैरेलल रशिया ने तैयार किया हुआ था, लेकिन उसमें मुल्क कम थे। वो जो था वो SPFS के नाम से था, लेकिन उसमें मुल्क कम थे। और लेकिन वो हालिया सालों में वो बढ़ गया। रशिया को तो कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ इन सालों में। वही तो था ना, स्विफ्ट से निकाल देंगे तो माशी तौर पे वो तबाह हो जाएगा, रशिया ख़त्म हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। दूसरी जो चीज़ है, वो चाइना ने भी अपना सिस्टम तैयार करके रखा हुआ है पैरेलल, जो सिप्स है, ठीक है ना, SIPS। सिप्स सिस्टम भी एक पैरेलल सिस्टम है चाइना का, जो स्विफ्ट से अगर किसी मरले पे अमेरिका जो है वो ये स्विफ्ट वाला काम करता है, तो SIPS तो दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इंटरलिंक्ड हो रही है कि भाई अगर हम स्विफ्ट के साथ हैं तो साथ हम इधर भी हैं, हम इधर भी हैं, अपने आप में कैसे बैलेंस रख के अपनी इकोनॉमी को आगे लेके चलना है। जो मैं भी बात कह रहा हूँ ना कि हर मुल्क को ABCD सारे प्लान और एक अपना प्लान जो अपना होता है, आपका अपना पेयर, तो वो जिसमें आप किसी के डिपेंडेंट नहीं होते, तो वो आपको तैयार करना है। अच्छा, अब ये हुआ कि तो ये भी डिमांड आ गई कि जी आप जो हैं वो, अच्छा फिर तीसरी जो उनकी तरफ से बात हुई, वो जो है वो बात उनकी वो ये हुई कि जी जब तक इसके ऊपर जो है वो आप कंप्लीट, यानी इसके ऊपर जब तक अमल दरामद नहीं होगा, तो सीज़फायर बस उतनी है जितनी है अभी तक, कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहे। बाकी जगहों पे जब ये तय हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद मतलब उनकी जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं वेस्ट के साथ, क्योंकि ये 2022 की डील जो ख़राब हुई, तो ये इंटरव्यू जो दिया उन्होंने सर्जेई लेवरोव ने, उसमें बताया है कि इस्तांबुल के अंदर जो डील हुई वो ख़राब इसलिए हुई कि वहाँ पर वेपन्स आ रहे थे, जहाज़ जो हैं वो वेपन्स उसमें आ रहे थे, और उसके नतीजे में जब लेकिन वो टर्की के ऊपर उन्होंने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया कि टर्की उसमें टर्की के भी इल्म में है, बल्कि उस इंटरव्यू में ये भी जिक्र है कि एक जगह पे जो सर्जेई लेवरोव हैं वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने कहा कि जी अब ज़ेलेंस्की बात नहीं सुन रहा, ज़ेलेंस्की ने जो बातें तय की थी पहले वो ज़ेलेंस्की नहीं सुन रहा, तो मतलब हम साइड पे हो रहे हैं, हम डील में जो बात थी वो ख़त्म हो गई। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी थी, उसमें ये भी था, उसमें ज़ेलेंस्की को जो हथियार मिलना शुरू हो गए थे, और ये कि बस वो उसमें तो उसने वो डील ख़त्म हो गई। तो अब यह है कि वो अब जो डील है वो हुई नहीं, यानी हो भी गई और नहीं भी हुई, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि डील हो गई, रशिया कह रहा है कि नहीं, जब ये शराइत पूरी होंगी तो डील होगी। और उसके नतीजे में जो है वो यूक्रेन पे हमले जारी हैं। यूक्रेन ने भी जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन यूक्रेन पे चूँकि हमले जारी हैं मुसलसल, और ये क्लैरिटी ही नहीं आई सामने कि ये जो है, अच्छा जब ये बात कर दी उन्होंने, देखिए अमेरिकन इलामी में भी जिक्र है कि अमेरिका उनको असिस्ट करेगा वर्ल्ड मार्केट्स तक, तो वर्ल्ड मार्केट तक कैसे असिस्ट करेगा? उन्होंने क्लैरिटी के साथ कह दिया कि हमारे बैंकों के ऊपर से पाबंदियां हटाएंगे आप, और स्विफ्ट सिस्टम में वापस लेकर आएंगे, और जो पैसे हैं मुंजमद पैसा चाहिए ब्रसल्स में, ये तो स्विफ्ट जो है ये तो ब्रसल्स के अंदर है, और बर्लिन में, ब्रसल्स में बना था, बर्लिन का भी बड़ा इसमें कंट्रोल वहाँ पर सारा, तो EU के लॉज आते हैं, लेकिन बनाया अमेरिकन और यूरोपियन मिला के इसको चलाते हैं सिस्टम को दुनिया में।
अब यह है कि अमेरिका जो है वो आगे कैसे चलेगा, तो ये वहाँ पे जंग जो है वो छिड़ गई, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में वो खपड़ी हुई अभी तक के सिग्नल पे बातचीत कैसे हुई थी। अच्छा, वो तुलसी गैबर्ट जो है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चैट उस वक्त हो रही है जब वो मुल्क से बाहर हैं, मुल्क में एक जगह नहीं बैठे हुए कि अपने सेफ एटमॉस्फेयर है तो अपना आपका जो है वाईफाई चल रहा है सिस्टम या इंटरनेट सिस्टम है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के दौरान जहाज़ से आगे पीछे मुल्कों में, कहीं एयरपोर्ट, कहीं जो भी उनके एम्बेसीज हैं, कहीं प्रेसिडेंट्स के साथ मुलाकात हो, तो वहाँ पर ये मुस्तकिल चल रहा है। अब वो जिन जिन मुल्कों में जा रहे हैं वहाँ कितना इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, क्या हुआ है, वो एक खपड़ी हुई है कि क्या उन्होंने कहा क्लासिफाइड तो नहीं था, ये डाटा जो था ये तो हमारी गपशप थी। उसके ऊपर जनाब वो जो जेफरी गुलबर्ट जो हैं वो कल से शदीद तनकीद का निशाना बन रहे थे। उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये इन्होंने बिल्कुल एक स्टोरी ऐसे ही डाल दी है और कुछ पता नहीं है और ये और वो और ये गलत है और कोई क्लासिफाइड चीज़ नहीं थी और ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। उन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर पहले जब ये हियरिंग शुरू होने वाली थी तो उन्होंने दोबारा आज एक नया आर्टिकल लिख दिया। आज उनका एक नया आर्टिकल आ गया, हेयर आर द अटैक प्लान दैट ट्रम्प्स एडवाइजर्स शेयर्ड ऑन सिग्नल। वो कह रहे थे ना कि नहीं है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो उन्होंने अब तुलसी गैबर्ट अभी थोड़ी देर पहले गई, वो कहती हैं कि मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा जी आप अभी थोड़ी देर पहले आए, मैं रास्ते में थी तो मुझे किसी ने बताया वो आर्टिकल आ गया तो मैंने उसको पढ़ा नहीं। कैश पटेल से सवाल हो, कैश पटेल इस ग्रुप में नहीं थे, कैश पटेल ने कहा कि जो है, लेकिन अब इशू ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने वाले सारे खुद तो हुकूमत में है। ठीक है, इशू ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सीआईए करेगी, सीआईए के डायरेक्टर थे उसमें, एफबीआई करेगी तो एफबीआई तो साइड पे, तो इनके खिलाफ एफबीआई तो अंडर आ रही है उनके जो है तुलसी गैबर्ट ऊपर है, तो वो किसके अगेंस्ट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वाइस प्रेसिडेंट इसमें इख्तलाफ करते नजर आ रहे हैं, जो मैंने कल भी बात की थी। इख्तलाफ यानी अल्टीमेटली वो मान रहे हैं प्रेसिडेंट की बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखें ये यूरोप के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये हमारी तो बहुत थोड़ी सी वहाँ से जाती है, हमें सऊदी अरेबिया के कंसर्न्स भी देखने होंगे अगर हुतीज़ पर अटैक करना है, अगर हमें ये भी देखना होगा कि यूरोप के, मतलब वो बड़ी बैलेंस बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चूँकि सारी टीम कह रही है कि अटैक करो हुतीज़ पे। अब जनाब उन्होंने आज मज़ीद चैट सामने लेकर आ गए, और जो आज की चैट है वो तो कंप्लीट क्लासिफाइड चैट है, जो आज उन्होंने जो चैट जारी कर दी। मैंने आपसे कल भी कहा था ना कि ये स्टोरी भी खत्म नहीं हो रही, वो रोज कोई ना कोई चीज, एक दिन बयान आता है, क्योंकि कल तुलसी गैबर्ट ने कहा कि कोई क्लासिफाइड बात नहीं थी, आज उन्होंने मजीद जो है वो उसमें चैट आज जारी कर दी। और जो आज की चैट है अगर हम उसको दिखा सकें, अगर हमारी टीम के पास वो है उसका, तो तो वो जो है वो ये कह रहे हैं आज जो उनकी आया है, तो उसमें वो प्रॉपर जो टाइमिंग्स हैं, प्रॉपर टाइमिंग्स, ठीक है, ये जो है ये माइकल वॉल्श ने उस दिन से बनाना शुरू होगा, नेक्स्ट 72 घंटे माई डिप्टी एलिस पुलिंग टुगेदर टाइगर टीम, ये आ रहा है, ठीक है, और प्रिंसिपल्स ग्रुप बन रहा है, उसके बाद वो आगे चल रहे हैं, और फिर उसके बाद सिट रूम दिस मॉर्निंग, एक्शन आगे पीछे कर। अब ये क्लासिफाइड अगर नहीं है, ये अगर क्लासिफाइड नहीं है तो फिर और क्या क्लासिफाइड होगी, जो आज की चैट है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये कह रहे हैं कि प्ले आउट इकॉनमी, अच्छा, लेकिन वो जो बात थी ना जिसके अंदर वो जो प्लान पेटी है हेक्सेट ने पूरा प्लान उसमें दिया है, इतने बज के इतने मिनट के ऊपर जहाज़ परवास करेगा, इतने बज के इतने मिनट पे जहाज़ ने बॉम्बिंग करनी है, और इतने बज के इतने मिनट के ऊपर जहाज़ जो है वो जाएगा, और आई विल प्रे फॉर विक्ट्री, और उसके बाद आगे चलें तो उसके बाद वो आज वाले आपको नज़र आते हैं, वो कंप्लीट क्लासिफाइड है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे ना तो ये जी, तो ये एग्जैक्ट क्लासिफाइड है। टाइम नाउ इतने बज के, वेदर फेवरेबल है, जस्ट कंफर्म। अब ये इससे ज्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है जो शेयर हो रही है। सेंटकॉम वी आर फॉर अ गो फॉर मिशन लॉन्च। अच्छा, F-18 लॉन्च, फर्स्ट स्ट्राइक पैकेज, उसके बाद 13:45 ट्रिगर बेस्ड F-18 फर्स्ट स्ट्राइक, विंडोज स्टार्ट्स, टेरर टारगेट्स हिज known location should be on time, also strike drones launch, MQ-9S, उसके बाद 14:10 more F-18 launch, second strike package, उसके ये 14:15, ठीक है,
strike drones on target. This is when the first bomb will definitely drop pending earlier trigger based targets. ये सबसे क्लासिफाइड, अगर ये क्लासिफाइड नहीं है, ये कोई मजाक हो रहा है? अच्छा, उसके बाद ये यानी आप सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो पेंटागन के साथ, सेंटकॉम के साथ, CIA के साथ, ये बाकी सारे शेयर कर रहे हैं उस ग्रुप के अंदर, और ये जो है वो वी कैन इजीली पॉज एंड इफ यू डू आई विल, ये जो है 100% ऑब्सेक। अच्छा, आई वेलकम अदर थाट्स। उसके बाद वो नीचे बात हो रही है, मुसलसल माइकल वॉट्स कह रहे हैं कि ये 15% ग्लोबल फिगर्स हैं, ये ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये है कि केप ऑफ गुड होप थे, वहाँ से सारी जो शिपिंग जा रही है, ये हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम वेदर वी पुल द प्लग और नॉट टुडे, यूरोपियन नेवीज डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट द टाइप्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंटी शिप, ये वो सारा, ये ट्रेवलिंग हो रही है। ये मशरिक़ वुस्ता के सफ़र के दौरान ये सारी इंफॉर्मेशन, और मशरिक़ वुस्ता, इंडिया, पैसिफिक का इलाका, ये ग्रुप, चैट ग्रुप चल रहा है। ये उन्होंने आज जनाब दूसरा आर्टिकल जो 15 है उसको वो उन्होंने आज वो सामने लेकर आ गए, और उसके नतीजे में हेयर आर द अटैक प्लान्स दैट ट्रंप एडवाइजर्स शेयर्ड ऑन सिग्नल। ये इन्होंने आज दूसरा आर्टिकल इसलिए लिखा है, इसलिए लिखा है कि इनको पिछले 24 घंटों से निशाना ये बनाया जा रहा था कि इसमें कोई जो है वो इसमें कोई किसी किस्म की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, फिर इसी दौरान जो है वो अगर हम 20 स्लाइड देखें तो वक्फे जाने से पहले, तो तुलसी गैबर्ट जो है वो ये ग्रुप में इसकी लीक होने से, ये जो लीक तो आज हुआ है ना, ग्रुप तो 25 को लीक हुआ है, तो उससे तो काफ़ी दिन पहले वो जो है वो 14 मार्च को जो ग्रुप बन चुका है, वो एक ट्वीट कर रही हैं। 20 स्लाइड अगर हम देखें, वो एक ट्वीट कर रही हैं, वो ट्वीट अगर हम दिखा सकें जी, ये 20 स्लाइड। अच्छा, वो जो ट्वीट है वो जो है वो आवर नेशंस इंटेलिजेंस कम्युनिटी मस्ट बी फोर्स्ड ऑन आवर नेशनल सिक्योरिटी मिशन, politically motivated leaks undermine our national security and the trust of the American people and will not be tolerated। ठीक है, और ये जो लीक्स हैं और ये पूरी लंबी चौड़ी ये कर रही है कि अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी कैसे ठीक करनी चाहिए, लीक्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो एंड वी नो ऑफ एंड आर एग्रेसिवली परसुइंग रिसेंट लीकर्स। ये 14 को कर रही हैं, लेकिन इशू ये है कि 14 तारीख को तो ये ग्रुप में है। अब ये मामला हो रहा है पेचीदा। इसके नतीजे में रशिया जो है वो, मैंने आपसे बात की कि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर बात कर रहा है कि भाई हम तो ऐसे ये सारी बातें मानो हमारी, वरना ये है कि वो दरमियान में। अच्छा, फिर आगे क्या है? अभी तो मैंने कहा ना वो सेकंड एपिसोड है। अभी स्टोरी डेवलपिंग स्टोरी है कि मिडिल ईस्ट के बारे में क्या बात की, चाइना के बारे में क्या बात की, इंडिया के बारे में क्या बात की। और वक्फे में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि एनुअल थ्रेट असेसमेंट इस दौरान अमेरिका की इशू हुई है 2025 के लिए। ये एनुअल थ्रेट असेसमेंट जो है ये मैं जिन लोगों ने, मैं इनकरेज करूंगा कि इसको ज़रा पढ़ लें, थोड़ा सा अगर हम इसको दिखा सकें फिर ब्रेक के बाद। एनुअल थ्रेट असेसमेंट आज जारी हुई है और ये 51 पेजेस की ये रिपोर्ट है, और ये जो रिपोर्ट है ये जारी हुई है आज, और ये बड़ी हैरानकुन है। इसी सारी खप के अंदर अमेरिकन थ्रेट असेसमेंट जो है ये जारी हो गई है इसकी रिपोर्ट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कि अमेरिका को क्या थ्रेट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप मेरे ख्याल से वक्फा लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन में गोशवारों की तफसीलात जमा ना करवाने पर कौमी और सूबाई असम्बली के 24 साबिक अरकान को नाअहल करार दे दिए हैं। जमा करवा देंगे तो आ जाएगा सामने। अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात की ना कि अमेरिका की जो आज ये इशू हुई है, इनकी नेशनल एनुअल थ्रेट असेसमेंट। अच्छा, एनुअल थ्रेट असेसमेंट में जो वैसे तो जाहिर है कि इसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने बताया है कि चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, कौन से मुल्क क्या कहाँ से ड्रग्स आ रही हैं, ट्रांसनेशनल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट
ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स, ये सारा उन्होंने किया है। लेकिन एक इसमें बात ये है कि जो कनाडा के ऊपर ये फेंटेनिल के हवाले से चाइना के ऊपर और कनाडा, तो कनाडा का नाम उसमें नहीं है और इंडिया का नाम डाल दिया एज अ स्टेट एक्टर। एज अ स्टेट एक्टर जहाँ से मुनशियात जाती हैं अमेरिका, और 52,000 लोग, वो इसी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि 52,000 लोग हमारे जो हैं वो एक साल में फेंटेनिल से मरते हैं। उसमें कनाडा का नाम नहीं है, अमेरिका का नाम है, सॉरी इंडिया का नाम है, और इंडिया का नाम जो है वो इसमें मौजूद है। अब ये तो एक तो टैरिफ्स आने हैं, और साथ ही ये इसमें नाम डाल दिया कि ये फेंटेनिल के हवाले से नई कहानी आएगी सामने। और इसके ऊपर जो है वो ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स 24 इस रिपोर्ट को भी पढ़ें। ये तो सारी एक ज़ाहिर है कि अमेरिका किस तरह थ्रेट असेसमेंट हो रही है, लेकिन ये 24 स्लाइड जो है हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर देते हैं। वैसे उनके मीडिया में ये भरा हुआ है हर तरफ के, एक तरफ तो टैरिफ आ रहा है, दूसरा ये है कि अमेरिकन इंटेल रिपोर्ट ने इंडिया को लिंक कर दिया है फेंटेनिल के साथ, और ये जो है इसमें डिटेल में बात कर चुके हैं कि ये तो बड़ी खौफनाक चीज़ है। इंडिया को फेंटेनिल के साथ कर दिया, ट्रैफिकिंग के साथ एज अ स्टेट एक्टर। इनफरादी कंपनियां तो पहले से वो कर रहे थे ना, जैसे 27th है तो इंडियन बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो बैन आगे पीछे, वो पाकिस्तान की कंपनियां बैन हो गई, कोई उधर से बैन कर दी, कोई इधर से यूरोप की बैन हो गई, वो कंपनियां होती रहती हैं। लेकिन मुल्क को ब्रैकेट कर दिया उन्होंने कि स्टेट एक्टर इंडिया, और जिसके ऊपर इंडिया का ये रिस्पॉन्स आया भाई, ठीक है। ये जैसे 27th है ना, तो एक केमिकल उनकी कंपनी थी जिसको उन्होंने कहा था कि ये फेंटेनिल की केमिकल्स को भेजती है, लेकिन मुल्क पूरा उसमें है, और मुल्क पूरा का पूरा मुल्क ही लेबल हो गया उसमें। जैसे पहले कनाडा, अच्छा कनाडा नहीं है इसमें, इंटरेस्टिंगली कनाडा इस थ्रेड रिपोर्ट में नहीं है, और बाकी भी इसमें जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है, मुख्तलिफ ये जो अमेरिका आगे पीछे वो सारा है। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है कि इंडिया का नाम उन्होंने फेंटेनिल में डाल दिया और कनाडा का निकाल दिया। अच्छा, इस सारी खप में ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, अच्छा वो जो मैंने बात की थी ना स्टीव विटकॉफ के हवाले से, तो मैं CBS को कोट कर दूं। CBS न्यूज़ ने इस नुक्ते को उठाया सबसे पहले, और ये उन्होंने कहा कि एक मेंबर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे जब ये 19 स्लाइड हम कोट कर दें, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि फ़्लाइट डाटा शो कर रहा है कि मेंबर 19th ग्रुप वॉज इन रशिया। तो इसके ऊपर फिर स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल इल्ज़ाम है, लेकिन वो अब मज़ीद इसके ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना जो बयान देता है वो ये जो एटलांटिक वाले और दूसरा मीडिया जो है वो मज़ीद चैट निकाल के ले आता है, और ये एक बड़ा मसला बन गया है कि भाई अच्छा इसी दौरान जो है गज़ा में क्या हो रहा है। गज़ा में ये हो रहा है कि वो नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं यहाँ से अपनी फ़ौजें भेज के सारा गज़ा ऑक्यूपाई करूँगा। अच्छा, मज़ीद स्ट्राइक्स हुई हैं, और वो स्ट्राइक्स गज़ा पे दोबारा आज शहादतें हुई हैं वहाँ पे कुछ, और उसके साथ ही एक मुजाहरा हुआ है हमास के अगेंस्ट, गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ मुजाहरा हुआ है, लेकिन हमास का कहना ये है कि इसराइल ने करवाया। अच्छा, उसके हुती ने फिर स्ट्राइक कर दी है दोबारा, वो बेंगोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया हुआ है, वो बेंगोरियन और बाकी स्ट्राइक कर दी हैं। और हुती जो है वो कह रहे हैं कि हमने यूएस के जो वॉरशिप उन पर भी किया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने स्ट्राइक्स की हैं। और यहाँ पे अब सवाल ये है कि हुतीज़ के पास नहीं या किसी और के पास ये सारा प्लान अमेरिका का पहुंचा हुआ है। एक तो ये कि हुतीज़ को कोई नुकसान इससे नहीं हो रहा, उनकी बंदरगाहों पे आगे पीछे शौक एंड हौ चल रहा है, लेकिन ये है कि ये बयान नहीं पहुंचा। दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे चंद कोलीग्स जो हैं मीडिया से ताल्लुक़ रखते हुए, इंटरनेशनल मीडिया से दो तीन उसमें लोग ऐसे थे जिनसे बड़ी ज़ाती दोस्ती है। उसमें एक रशिया से, एक अमेरिका से, वो इन्हीं दिनों में वो मौजूद थे। उनको यमन ने बुलाया हुआ था, अंसारुल्लाह की दावत पे वो यमन में थे, और वो यमन में, और ये सारी स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे घूम रहे हैं और इधर उधर, तो वो उनको नहीं पता कि ये स्टोरी ये पीछे से लीक होने वाली है, तो उधर, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें सारा पता है। अच्छा, ईरान ने इसी दौरान आज ऐलान किया है कि हम तो ये ज़ेर ज़मीन सारा सिस्टम, अपना मिसाइल सिस्टम जो है ज़ेर ज़मीन हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो हमला करने से पहले ख्याल रखना कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा, और हुआ तो रिपरकशन होगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो है वो मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि ये किसी तरह, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बाकी सारे ममालिक के किसी तरह गज़ा प्लान आगे बढ़े। गज़ा प्लान के अंदर एक वो मॉडिफिकेशन की बात वो कह रहे हैं, लेकिन उसके इजिप्ट इनकार कर रहा है। वो ये हो रहा है कि थोड़ा सा जिस दौरान कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, थोड़ा सा इलाका, क्योंकि इजिप्ट और गज़ा एक साथ
थे, तो थोड़ा सा नीचे चंद हज़ार लोग जो हैं वो अगर इजिप्ट की तरफ आ जाएं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी जाए और वो ऊपर जो है वो नॉर्थ का इलाका जो है वहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए इसराइल को, और बाकी गज़ा का इलाका, तो इजिप्ट ने कहा कि हमने तो बात नहीं की, लेकिन वो भी एक बात चल रही है कि नहीं, ये बात की गई है कि थोड़ा सा आप वो ताकि ऊपर से क्यों रहें वो वहाँ पे। इसके ऊपर थोड़ा सा शायद चाइना, क्योंकि हैफ़ा की पोर्ट आ रही है ना, हैफ़ा की पोर्ट है, तो उस पोर्ट में चाइना भी है और इंडिया तो है लेकिन चाइना भी है वहाँ पे। और तो ये है कि वो अब ये पूरा प्लान रुका हुआ है गज़ा में, यानी उसको आगे कैसे लेके जाना है, आगे कैसे होगा सीज़ फायर। अब वो सीज़ फायर एक्सटेंड एक तरह से हुआ भी हुआ है, नहीं भी हुआ, वो सीरिया के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर वो मुजाहरे हो रहे हैं टर्की के अंदर, और ये तैयब एर्दोगन, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगन के लिए बड़ा इम्तहान है कि वहाँ पे वो किस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल पे काबू पाते हैं, क्योंकि वो अगर टर्मोइल वहाँ पे होता है तो उसका असर सीरिया में होगा अहमद शारा की गवर्नमेंट पे, और अहमद शारा की गवर्नमेंट पे होगा। लेकिन अहमद शारा की गवर्नमेंट का सिर्फ तुर्की ज़ामिन नहीं है, उसके तो सऊदी अरेबिया, कतर, बाकी सारे मुल्क जो हैं वो उनको कर चुके हैं। लेबनान के साथ वो मटके करने की कोशिश कर रहे हैं मौसूफ नेतन्याहू, तो लेकिन ये है कि वो वहाँ पर उनके आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, वो 4-5 पोस्टों पे उन्होंने अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन वो सब इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि वही देख रहे हैं कि वहाँ से अगर ये बिट्रेयल हो गया किसी मरहले पे अरब ममालिक को या किसी और को ये पता चला कि उनके पास डाटा है, वो हो सकता है शो ना करें, कई इत्तेहादी शो ना करें। इंडिया में हो सकता है इंडिया के पास कोई ऐसा उन्होंने क्रैक करनी हो चीज़ें उनकी, लेकिन उनके पास तो वो ग्रुप में देखे ना, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सिग्नल के साथ ये चैट करते करते कैसे सफ़र कर रहे थे सारे लोग। तो अगर किसी भी मुल्क के पास है, कतर के पास है, सऊदी अरब, लेट से मैं एक हाइपोथेटिकल बात, तो वो शो शायद ना करें, लेकिन उनका क्या ये एप्लीकेशन सेफ़ है, ये नहीं है सेफ़। अब तुलसी गैबर्ट कह रही हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आपने ट्वीट कैसे की है, वो उसको आरटी का जो रशियन टीवी का, वो कह रही है मैंने ज़ाती अकाउंट से किया है ट्वीट। ज़ाती अकाउंट आपका अलग है और ऑफिशियल अलग है, तो आप जो रीट्वीट करती हैं तो कहती हैं मैं अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करती हूँ, मेरा वो नहीं है, मैंने अपने ज़ाती अकाउंट अलग रखा हुआ है, तो वो एक खपड़ी हुई है वहाँ पे हाउस के अंदर। तो ये मामले जो है ना, इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है, इतलात आ रही हैं कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, और वो सारे यानी एक अगर इस टर्मोइल में जो है वो दोबारा वो वार्सो पहुंच गए, ज़ेलेंस्की जो है वहाँ से जाके कह रहे हैं कि यूरोप आ जाए बीच में, कहीं यूरोप के अंदर तो नहीं, यूरोप भी तो है दरमियान में, और भी तो बहुत सारे मुल्क हैं। ये 5 आइज़ का क्या फ्यूचर होगा भाई? 5 आइज़ जो है वो 5 आइज़ के पार्टनर्स और भी तो हैं जी। तो 5 आइज़ का क्या फ्यूचर होगा कि 5 आइज़ का सबसे बड़ा पार्टनर आपस में शेयर कर रहा है, 5 आइज़ के साथ डिस्कस नहीं कर रहा, और 5 आइज़ जो है बाकी तो भी तो मुल्क है ना उसमें, तो उनका क्या फ्यूचर होगा? और वो क्या इन सारी बातों तक पहुंच चुके हैं लेकिन शो नहीं कर रहे? क्या वो क्रैक कर चुके हैं ये सारा और शो नहीं कर रहे? और मिला, और क्या हाल चाल है आप, कैसे हैं जी आप? अरे जनाब मार्को रूबियो साहब कैसे हैं, बैठे हैं, लेकिन उनको पता है कि देखें ये बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के साथ वो उन्होंने चूँकि पर्सनल अटैक किया ना उस जर्नलिस्ट पे, तो उसने आज वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देने का, उसने कहा कि मैं ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, लेकिन चूँकि मेरी ज़ात पे अटैक हुआ है तो मैं आगे अगली किस दे रहा हूँ, और स्टोरी टू बी कंटिन्यूड। ये जब किसी के बारे में झूठ बोलेंगे मैं बता दूंगा कि क्या चैट होती रही है। तो अब जो है वो देखेंगे आगे किस तरह से मामला चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।